हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑन गोइंग टॉपिक, दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे, और हमने मतलब अभी तक जितना हमने पोर्शन कंप्लीट किया उसमें हम एब्जॉर्प्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम देखेंगे एसिमिलेशन का। ठीक, अगर आपका ये पहला वीडियो है और आपको ना समझ में आया कि मैम ये कहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाकर के एक दो प्रीवियस लेक्चर्स देखकर आइए, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एसिमिलेशन में मतलब क्या है, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया था, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था वो कहां पहुंच जाएगा, सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, एसिमिलेटेड फूड, डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू सेल्स। ठीक है, सेल्स तक पहुंचेगा। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा, इसको ये जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी किसके लिए, यूटिलाइज फॉर एनर्जी। सेल्स जो है वो क्या करेंगी, इस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करेंगी टू गेन एनर्जी। ठीक है, टू गेन एनर्जी मींस एसिमिलेशन होगा फूड का। नेक्स्ट हमें इसके बाद जो देखना है दैट इज अवर इजेशन। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, दैट इज इजेशन। और इजेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था क्या, कि जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से क्या कर दिया जाता है, इजेस्ट आउट कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी। अच्छा, हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, फूड डाइजेस्ट हो रहा था और एब्जॉर्ब हो जा रहा था। ठीक, अब वो जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, तो आपको हमेशा आंसर करना है कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, उसके बाद फूड मूव करेगा कहां पर, डाइजेशन के बाद फूड मूव करता है हमारा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, यहां पर भी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आएगा उसका क्या होगा, वहां से अब मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। मैक्सिमम क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड होगा उसको फिर बॉडी से मूव आउट कर दिया जाएगा। ठीक, उससे पहले हम ये और देख लेते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, या फिर कहेंगे इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका कोलन। ठीक, फिर दूसरा होता है आपका सीकम, और तीसरा पार्ट होता है आपका रेक्टम। ठीक, पहला पार्ट होता है आपका कोलन, दूसरा होता है सीकम, और तीसरा होता है आपका रेक्टम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अटैच्ड पार्ट होता है वो होता है आपका कोलन। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पार्ट पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि लास्ट पार्ट क्या था हमारा, इलियम। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट, इन दोनों का जो जंक्शन होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ऐसे करके कुछ नेम रहता है, इलियोसिकल जंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन।
ठीक, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का अटैचमेंट पार्ट है, इलियम और कोलन से ले लेते हैं इलियोसीकल जंक्शन। ठीक, फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था वो आगे मूव करेगा, कोलन में जाएगा, केशियम में जाएगा, सीकम में जाएगा और रेक्टम में फिर बाद में फर्दर पहुंचेगा। यहाँ पर कोलन और सीकम रीजन में वाटर का सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, उसके बाद फूड को पहुंचा दिया जाता है आपके रेक्टम में। यहाँ पर फूड कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए फूड रेस्ट करेगा, ठीक, और फिर टाइम टू टाइम उसको इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा, टाइमली इजेक्टेड आउट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, टाइम टू टाइम बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, उसको इजेक्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक, यहां पर जो रेक्टम होता है ना, यहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और यही कंट्रोल करता है किसको? ये जो वेस्ट मटेरियल है इसके मूवमेंट को। जो मैंने बोला ना कि थोड़ी देर के लिए फूड यहाँ रेस्ट करता है, फिर इजेक्ट आउट किया जाता है। तो बेसिकली ये स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि जिनको सिग्नल दिया जाता है कि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट रहो। कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी तो क्या रहेगा कि वो जो क्या कहते हैं ओपनिंग है रेक्टम की, दैट इज एनस, उससे बाहर फूड नहीं निकलेगा। ठीक है, और तब उसके बाद में फिर मसल ब्रेन से सिग्नल आएगा कि अभी आपको क्या करना है, अभी आप लूज हो जाओ, रिलैक्स कर जाओ, ताकि क्या हो जाए कि जो फूड है वो आराम से बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है ना, तो स्फिंक्टर कंट्रोल करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनस। अच्छा, ये जो रेक्टम है इसका जो ओपनिंग मतलब इसका जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनस। अभी हम पूरा एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर हम लेबलिंग करेंगे, तब आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। अभी केवल ये समझ लीजिए कि रेक्टम का जो ओपनिंग मतलब एंड ओपनिंग होती है वो एनस होता है। ठीक है, और वहीं से हमारा ये वेस्ट फूड को क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा में ये जो स्फिंक्टर है ना, इसके अलावा में आप अभी फर्दर क्लासेस में एक टर्म और पढ़ोगे, उसको भी अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। दो टर्म आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेंगे, एक स्फिंक्टर टर्म होता है और उसके अलावा में एक टर्म होता है वॉल्व। ठीक है, स्फिंक्टर और वॉल्व। वॉल्व आपको भी पढ़ने को मिलेंगे जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको ये बहुत टर्म पढ़ने को मिलेगा, ये वाला। इसमें अक्सर कर पूछ लिया जाता है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? मतलब ये पूछा जाता है इनका डायरेक्शन, कि जो वॉल्व होते हैं वो किस तरीके के मतलब फ्लो को मेंटेन करते हैं, मतलब डायरेक्शन कैसा मेंटेन करते हैं। तो ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब कोई चीज अगर मूव करी, मान लो ये एक पाइप है और इसमें यहां पर क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये वॉल्व प्रेजेंट है। और इधर से कोई लिक्विड या कोई मतलब लिक्विड फ्लो किया इस तरफ को, तो वो कभी भी रिवर्स नहीं जा पाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज योर यूनी डायरेक्शनल। तो वॉल्व्स कैसे होते हैं नेचर में? यहां से ये क्वेश्चन बनता है, नेचर पूछा जाता है। वॉल्व जो होते हैं वो आपके यूनी डायरेक्शनल होते हैं, मींस एक ही साइड के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आपका स्फिंक्टर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब कि ये दोनों साइड का फ्लो क्या करते हैं? अलाउ करेंगे। मान लो ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है और मान लो कोई चीज अगर इधर से इस तरफ को फ्लो कर रही है, तो चांसेस हैं कि वो दूसरी ऑपोजिट साइड पर भी इजीली फ्लो कर पाएगी, स्फिंक्टर उसको रोकेगा नहीं जाने आने से। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स कैसे होते हैं? बाय नेचर दीज आर बाई डायरेक्शनल। स्फिंक्टर्स बाई डायरेक्शनल होते हैं, और यही रीजन होता है कि जब कभी भी हमें वॉमिट होती है या फिर फूड इन्फ्लक्सेस होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? खाना हमारा ऑपोजिट बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर वहां पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ना, तो कभी भी जो एक बार को अंदर गया हुआ फूड है ना, वो कभी भी बाहर नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वॉमिट करके फूड क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है ना, वो बेसिकली होता क्यों है कि मान लो कुछ कहते हैं हमने कुछ ऐसा चीज खा ली जो कि हमारे फूड में डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ज्यादा एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, मतलब HCl ज्यादा बन रहा है। और अगर ज्यादा HCl बन रहा है तो फिर वो हमारा स्टमक डैमेज कर रहा है, तो क्या होता है? कभी कभी हमें एसिड इफ्लक्सेस होते हैं जो कि एसिड बाहर निकल के आता है, तो वो स्फिंक्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए वो फ्लो को। ठीक है, स्फिंक्टर कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं, और आपके वॉल्व्स क्या होते हैं? यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी क्या कंप्लीट कर लिया? हमने देख लिया फाइनल लास्ट पार्ट, दैट इज अवर
इजेशन। अब हम एक बार पूरा ओवरव्यू डायग्राम देखेंगे इसका और हम उसकी लेबलिंग करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उस डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि कभी कभार वो रोल लेबलिंग के लिए भी आ जाता है और कभी कभार वो आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो उससे ये भी हो जाएगा, हम सारे के सारे ऑर्गन्स को एट अ टाइम देख पाएंगे और फिर एक हमारी समरी टाइप की भी हो जाएगी उससे प्रिपेयर। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो हम एक ओवरव्यू पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ ओपन होता है हमारा कहाँ पर, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे टीथ, टंग, उसके अलावा में पैलेट, और उसके अलावा में क्या हमने पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या थी, ये सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ओरल कैविटी ओपन होती है आकर के फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है आपका ईसोफेगस में, ईसोफेगस फर्दर ओपन होता है कहाँ पर आकर के, स्टमक में। स्टमक में हमने 2 स्फिंक्टर्स पढ़े थे, ऊपर वाला कौन सा स्फिंक्टर था, कार्डिक स्फिंक्टर था, और यहाँ पर दूसरा स्फिंक्टर था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक रीजन के बीच में प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या बोला था, पाइलोरस स्फिंक्टर। ठीक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो इनिशियल पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है फिर ओपन होता है किसमें जाकर के, आपके जेजुनम में। फिर थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आपका, इलियम। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्पैक्टली फोल्ड होती है। आप ये अगर देख रहे हो डायग्राम तो आप समझ, ये मैंने तो बहुत कम बनाया है, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब पैक्ड होती है इधर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रीजन में। ठीक है, और फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाला क्या था, इलियोसिकल जंक्शन, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों का जो जंक्शन था दैट वाज योर इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था हमारा, रेक्टम। रेक्टम का जो ओपनिंग था, एंड ओपनिंग बोलेंगे जिसको हम, ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज आवर एनस। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था, वो उस स्फिंक्टर का भी एक नेम होता है। यहाँ पर एनस के पास जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है आपका एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है लास्ट में, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है इजेशन ऑफ फूड फ्रॉम अवर इजेशन ऑफ फूड फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक, ये पूरा हो गया। अच्छा, उसके अलावा में यहाँ पर ये एक और आप चीज देख रहे होगे, दैट इज अपेंडिक्स। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका स्टार्टिंग रीजन मतलब कोलन में ही एक स्टार्टिंग पार्ट होता है, वो अपेंडिक्स कहलाता है। और ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें एक्टिव था। लेकिन आज के टाइम में हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे रह गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनका कोई भी मतलब वैल्यूएबल फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक, तो वो ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स भी एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन है। कई बार ऐसे केसेस आपने सुना होगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के पेट में दर्द हो रहा था तो उसकी अपेंडिक्स निकाल दी गई। अपेंडिक्स को आपने ऑपरेशन सुना होगा, है ना। उस केस में बेसिकली होता क्या है, अगर मान लो कभी कोई ऐसा सिनेरियो हो रहा है जिसमें फूड क्या होता है आपके अपेंडिक्स में एंटर कर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है एक इंसान के लिए। ठीक है, उस केस में केवल और केवल ऑप्शन यही होता है कि अपेंडिक्स को हम ऑपरेशन करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज तो है नहीं, तो कोई असर तो पड़ेगा नहीं, उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा था। फ्यूचर के चांसेस मतलब फ्यूचर में ऐसा कुछ दिक्कत ना, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसको रिमूव कर दो। ठीक, तो अपेंडिक्स आपका क्या हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। सो दिस इज ऑल द ओवरव्यू डायग्राम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला क्या कहते हैं पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अब तक का जो भी कंटेंट है वो समझ में आया होगा। एंड अगेन वही सेम बात मैं रिपीट करना चाहूंगी, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हैं तो प्लीज उनको साइड रख के हमें कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करते रहिए। वीडियो समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।